नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। खबर दमदार की शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ में धुआंधार प्रचार किया और विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। वहीं पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी में दूसरे चरण को लेकर मंथन लगातार जारी है। आज लखनऊ में सीएम आवास पर दूसरे चरण को लेकर अहम बैठक की गई। तीसरी खबर अमेठी से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला है और राहुल गांधी पर अमेठी से रिश्ता तोड़ने का आरोप लगाया है। चौथी और आखिरी खबर आगरा से है, जहां 25 अप्रैल को पीएम मोदी ताजनगरी में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। तो सबसे पहले बात बड़ी खबर की। आरओ पेपर लीक में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने पेपर लीक गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर कौशांबी पुलिस को सौंपा है। जिन 4 आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है उनके नाम है डॉक्टर शरद सिंह पटेल, अभिषेक शुक्ला, कमलेश कुमार पाल, अर्पित जसवंत। आरोपियों के पास से 2,24,000 कैश, 9 मोबाइल, 2 कार बरामद की गई हैं। चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। खानपुर थाना क्षेत्र के करमपुर मोड़ से बदमाशों को पकड़ा गया है। बदमाशों के पास से 99,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। नकली नोट बनाने का प्रिंटर और पेपर बरामद किया गया है। पकड़े गए बदमाश नकली नोट बनाकर बाजारों, दुकानों में चलाने के धंधे में लंबे अरसे से शामिल थे। बदमाशों पर कई केस भी दर्ज हैं। द्वारा बताया गया 2016 में करीब 3-3.5 साल ये जेल में रहा। 19 के बाद जो भी अपराध इसने किए हैं उन सब में ये फरार चल रहा था और अपना नाम बदल के आज तक इसने अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया, लेकिन 4 आधार कार्ड हैं जो इसके फोटो लगे हुए हैं, उन सब का इस्तेमाल करता है। अभी भी ये बैंकों से लोन कराता है, वाहनों का लोन कराता है, छदम नाम पे कराता है। वो गाड़ी सहित वो आदमी बैंक वाले ढूंढते रहे, क्योंकि असली नाम से कुछ करता ही नहीं है। खबर झांसी से है, कलेक्शन एजेंट से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लूटे गए 6,38,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। कलेक्शन एजेंट से लूट को अंजाम देने वाला भी पहले कलेक्शन एजेंट का ही काम करता था और वादी को जानता भी था। उसने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर लूट को अंजाम दिया। गिरफ्तार सभी युवकों ने यह पहला अपराध किया है। बाद में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 5 टीमें केस को वर्कआउट करने हेतु लगाई गई थी। आज 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें स्वाट टीम तथा थाना क्षेत्र नवाबाद की टीम को सफलता मिली है। इनसे 5 आरोपियों से जो लूट का माल था कुल 6,61,000, उसमें से 6,38,000 की बरामदगी हुई है और लूट में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें और जो और भी कागजात जो उनके बैग में पड़े हुए थे वो सब बरामद किया गया था। आगरा के जिला जेल के कैदी की मौत होने से हड़कंप मच गया। तबीयत बिगड़ने पर कैदी को एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान कैदी ने दम तोड़ दिया। 11 मार्च को आरपीएफ पुलिस ने अली हुसैन नाम के युवक को जेल भेजा था। कैदी में एड्स की पुष्टि हुई है। कैदी की मौत होने से परिवार में कोहराम मच गया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 50,000 का इनामी सद्दाम हुसैन गिरफ्तार किया गया है। रेप का आरोपी है सद्दाम हुसैन। एसटीएफ ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। गाजीपुर में रेप के आरोप में केस दर्ज है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषभ, कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है और किस तरीके से इसका नेटवर्क था? देखिए अनुपम, 2017 में ये मुकदमा गाजीपुर जिले में दर्ज हुआ था, जिसमें एक युवती को अगवा करके उसके साथ रेप किया गया था। इसके बाद से ही सद्दाम हुसैन लगातार फरार चल रहा था। मुंबई को इसने अपना ठिकाना बना लिया था, वहां पर नाम बदल कर रह रहा था। कभी एक स्कूल बस में ड्राइविंग का काम कर रहा था और फिलहाल जब गिरफ्तारी हुई है तो एक कार के शोरूम में मैकेनिक के तौर पर ये काम कर रहा था। एसटीएफ को उसकी भनक मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने इसको मुंबई के चेंबूर इलाके से गिरफ्तार किया है और इसको लखनऊ लाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
फिलहाल पुलिस के इससे कोई पूछताछ अब तक किया है? क्या निकलकर सामने आया, क्योंकि लगातार पुराना ये पूरा मामला है? देखिए, ये मामला रेप का है, गाजीपुर जिले में दर्ज हुआ था और उस वक्त ही सद्दाम इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। जिला पुलिस ने काफी तलाश की थी लेकिन इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, क्योंकि इसने अपना नाम पता सब कुछ बदल लिया था। क्योंकि इसके ऊपर 50,000 का इनाम हुआ था, लिहाजा ये मामला एसटीएफ को सुपुर्द कर दिया गया था। एसटीएफ ने इसके कुछ पुराने सहयोगियों से पूछताछ की थी, इसके कुछ नंबर मिले थे, उनको सर्विलांस पे लगाया गया था, जिसके बाद आज करीब 7 साल बाद इसकी गिरफ्तारी करने में एसटीएफ को सफलता। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सीएम योगी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल जहां सीएम योगी ने राजस्थान में रोड शो और जनसभा को संबोधित किया था, तो वहीं आज सीएम योगी ने छत्तीसगढ़ में धुआंधार प्रचार किया। छत्तीसगढ़ में सीएम योगी ने राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर में जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा में सीएम योगी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं बिलासपुर में सीएम योगी के स्वागत में बुलडोजर रैली निकाली गई। और छत्तीसगढ़ के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए पहुंचे। 3 जनसभाओं को वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर 3 जगहों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में चुनावी रैलियों को, जनसभाओं को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार ने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से विकास हुआ है। ये कांग्रेस घोटाले का नाम है, ये कांग्रेस आतंकवाद का नाम है, ये कांग्रेस नक्सलवाद का नाम है। जिस उम्र में युवाओं के हाथ में टैबलेट होना चाहिए, अच्छी पुस्तक होनी चाहिए, दुनिया को आगे बढ़ाने का जज्बा होना चाहिए, ये कांग्रेस ने उस उम्र के इन बच्चों के हाथों में तमंचे पकड़ा दिए और तमंचे पकड़ा करके भारत के खिलाफ ही उन्हें लड़ने के लिए नक्सलवाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, उग्रवाद के नाम पर उकसाने का कार्य किया। बहनों और भाइयों, अब ये देश मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है और आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा हो। विकास के बड़े बड़े कार्य लेके आता है, हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकारों की पहचान बन रही है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। याद करिए 2014 के पहले सरोज जी भी सांसद थी और लगातार छत्तीसगढ़ की आवाज संसद में उठाती थी कि छत्तीसगढ़ में हमें विकास चाहिए। भूख से लोग देश के अंदर मरते थे कांग्रेस की सरकार के समय, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था। दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अहम बैठक की है। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प 400 पार, उसको पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार मिलकर प्राण प्रण से जुटी हुई है। बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक मुख्यमंत्री और सभी लोग जो विभिन्न दायित्वों पर हैं वो काम कर रहे हैं। पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ है। आगे आने वाले 6 चरणों में उत्तर प्रदेश में क्या नए विषय हैं और कहां किसको लगाना चाहिए, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए जिससे
जो बची हुई 72 सीटें हैं उस पर भी 100% जीत दर्ज हो, इसके लिए बैठक का आयोजन किया गया है। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 26 तारीख को वायनाड में वोटिंग होने के बाद गांधी परिवार का काफिला अमेठी आएगा। राहुल गांधी ने 15 साल तक अमेठी से तथाकथित रिश्ता जोड़ा था, इसे वो तोड़कर वायनाड चले गए। पहले हम कुछ लोग जानते हैं 26 तारीख को वायनाड का वोट हो जाएगा, उसके बाद गांधी का काफिला अमेठी आएगा, जानते हैं ना। तो अब मैंने राजेश से कहा कि हमारा नाता 10 साल पुराना है, लेकिन आज भी घर परिवार में कुछ भी होता है तो हम साथ में उठते बैठते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, भाई बहन के नाते ये रिश्ता आज भी कायम है। लेकिन राहुल गांधी ने जो तथाकथित रिश्ता अमेठी से जोड़ा था 15 साल तोड़ दिया जब वो वायनाड चले गए। वायनाड में नामांकन करते वक्त उन्होंने घोषित कर दिया वायनाड ही उनका परिवार है। कम वोटिंग होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष का वोट कम हुआ है, बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि हम बड़े अंतर से पहले चरण की 8 सीटें जीत रहे हैं, हम प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे और 400 पार का जो नारा है वो धरातल पर उतरेगा। परसेंटेज जो कम हुआ है ये विपक्षियों को भी मालूम है कि कौन नहीं निकला है। देखिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता ऐसा है जो कई बार वो कमल का बटन नहीं दबाना चाहता है, लेकिन वो कमल के खिलाफ भी नहीं जाना चाहता है। तो वह कोई जाकर के कमल का बटन दबा करके भी भाजपा का समर्थन कर रहा है और कोई न दबा करके भी भाजपा का समर्थन कर रहा है। वह भी चाहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर सरकार बने। वह भी अपना उज्जवल भविष्य देख रहा है, देश का उज्जवल भविष्य देख रहा है। हर वर्ग, कोई गरीब हो, अमीर हो, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, कोई हो, सबका साथ, सबका विकास, तो सबका समर्थन, सबका आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति मिल रहा है और हम बहुत बड़े बड़े अंतर से 2024 का लोकसभा चुनाव पहले चरण का जीत रहे हैं। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने कहा कि चुनाव प्रचार के जरिए हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। वहीं उन्होंने दूसरे चरण में लोगों से घर से निकलकर वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक एक वोट बहुमूल्य है, जनता घर से निकलकर बीजेपी के पक्ष में वोट करेगी तो बीजेपी की फिर से प्रचंड बहुमत से जीत होगी। सबके मुंह से मैं जरूर ये सुन रही हूँ कि आप 7 लाख से जीतेंगे, 5, 6, 7 ऐसे तक बोल रहे हैं। बहुत खुशी होती है सुनने के लिए, लेकिन वो सच में उसको बदलने के लिए आप सबको जाकर वोट जरूर देना पड़ेगा। क्योंकि अभी पहले चरण में जो दूसरे जगह में उत्तर प्रदेश में हुआ, इतना लोग गए नहीं, यही सोच कर कि वो तो जीत रहे हैं मोदी जी, बट मोदी जी जीतने हैं तो आप लोगों को भाजपा को जिताने के लिए आप लोगों को जाकर एक एक को जाकर वोट देना है। एक एक वोट जो है बहुत ही वैल्यूबल है। बागपत में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रोड शो निकाला। चौगामा क्षेत्र के दद्दा गांव से जयंत चौधरी का रोड शो शुरू हुआ। एनडीए प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के लिए आरएलडी अध्यक्ष ने चुनाव प्रचार किया। किसानों के लिए काम का वक्त है, बहुत गर्मी है, तप रही धरती, लेकिन लोग संख्या में आ रहे हैं, उत्साह दिखाई दे रहा है और हमारा प्रयास है कि गांव से गांव निकल के काफिला जाए। जब से लोकदल और एनडीए का साथ आया, खासतौर से जिस क्षेत्र में आज हमें बागपत की अपनी एक राजनीतिक पहचान है, तो लोग चाहते हैं कि मजबूती से हम अपने पक्ष को मजबूत रखें। मोदी के 2 लड़के या मोदी की गारंटी क्या चलने वाला है चुनाव में? क्या कहना चाहते? मोदी जी के प्रति हर वर्ग का विश्वास वो साफ दिखाई दे रहा है। इंडियन पॉलिटी पे उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। जल जीवन मिशन एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। फिर रोजगार के लिए क्षेत्र में कुटीर उद्योग को हमें बढ़ावा देना है। काम तो बहुत करने हैं। राजस्थान में पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये परिवार आजादी के बाद पहली बार खुद कांग्रेस को ही वोट नहीं देगा, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। अवसरवादिता में घिरी
कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस का शाही परिवार आजादी के इतिहास में पहली बार होगा। और ये नोट करिए, आजादी के बाद इतने चुनाव हुए, पहली बार दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर ये शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनको क्या हक है भाइयों? जहां इस शाही परिवार के लोग रहते हैं वहां कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कांग्रेस की दुर्दशा कि उनका शाही परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं कर पाएगा। इधर राजस्थान में क्या हो रहा है? हमारे यहां कांग्रेस के नेता घर घर जाकर के क्या कह रहे हैं? कांग्रेस को वोट मत दो। यहां पर पूरी कांग्रेस पार्टी घर घर जाके कह रही है कांग्रेस को वोट मत दो। दिल्ली में शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता, यहां कांग्रेस कहती है कांग्रेस को वोट मत दो। ये हाल है इस पार्टी का, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं? कल पीएम मोदी अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। अलीगढ़ में पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी करीब दोपहर 2 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर आज अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया और आज सेना के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का ट्रायल भी। जनसभा स्थल पर वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है और इसको लेकर पर्याप्त पुलिस बल की तैयारी, इसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यह भ्रमण भी किया गया। भ्रमण को लेकर जो आवश्यक दिशा निर्देश अंतर डिपार्टमेंट के सामंजस्य को लेकर दिए गए उनकी तैयारी, साथ ही साथ पर्याप्त राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती और जब पब्लिक का मूवमेंट होगा उस दौरान ट्रैफिक की व्यवस्था और इसके साथ साथ जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए जो आम जनता को दिक्कत ना हो उसको लेकर जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। वह तकरीबन 1 घंटे 5 मिनट रुकेंगे, जिसमें 40 मिनट जनता को संबोधित करेंगे। यहां पर लाखों की तादाद में भीड़ के बैठने की व्यवस्था की गई है। जर्मन हैंगर तकनीक से यहां पर पूरे पंडाल को बनाया गया है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी ने यहां पर डेरा डाले हुआ है, जो यहां पर लगातार छोटी छोटी चीजों को बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री MI-17 हेलीकॉप्टर से यहां पर आएंगे। पुलिस और प्रशासन द्वारा यहां पर व्यवस्थाओं का बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है। आयोजन स्थल पर वाहनों की पार्किंग, साफ सफाई, मोबाइल टॉयलेट की समुचित व्यवस्था की गई है। झारखंड की राजधानी रांची में आज इंडिया गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन किया। रांची की रैली में इंडिया गठबंधन के सभी दल के नेता शामिल हुए। रैली में भगवंत मान, सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह और अखिलेश यादव मौजूद रहे। सभी नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव को लेकर बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और इस बार के चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये नारा दे रही है कि वो इस बार 400 पार सीटें करने जा रहे हैं। जिनको ये भरोसा है कि 400 पार सीटें वो भारत में और देश में जीत जाएंगे, आखिरकार वो अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे कह ना सकता हूं बहुत भरोसे के साथ, ये घबराए हुए लोग हैं, ये हारने नहीं जा रहे हैं। जब से इन्होंने आपके मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा है, ये चुनाव हार चुके हैं। मायावती ने अमरोहा और गाजियाबाद में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर मायावती ने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की, साथ ही विरोधियों पर भी जमकर भड़ास निकाली।
दूसरे फेज के चुनाव के लिए मायावती भी प्रचार में लगी हुई हैं। बता दें कि 26 तारीख को लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण है। जब बीएसपी के नेतृत्व में यूपी की सरकार बनी है तो हमारी पार्टी की सरकार ने तो खासकर किसान वर्गों के लोगों का हर मामले में विशेष ध्यान रखा है। उनको खेती करने के लिए उनको समय से सुविधाएं दी है, उनकी फसल का उचित दाम दिया है। खासकर आपका ये जो क्षेत्र है अमरोहा, तो ये कारीगरी के साथ साथ किसानी के भी मामले में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफ़ी खेती होती है, लेकिन वर्तमान बीजेपी की सरकार ने किसानों का विशेष ध्यान नहीं रखा है। लेकिन यहाँ की इस क्षेत्र की जो फसल है, जो कारोबारी लोग हैं, जब हमारी पार्टी पावर में थी। आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सर्वेश सिंह का कल निधन हो गया था। सर्वेश सिंह की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ठाकुर द्वारा पहुंचे और सर्वेश सिंह को श्रद्धांजलि दी। सर्वेश सिंह जी का आज आकस्मिक निधन हो गया। हम पूरा परिवार, भारतीय जनता पार्टी परिवार बहुत ही दुखी है, शोक की लहर है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनके समर्थकों को, उनके अनुयायियों को, पूरे परिवार को असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ी है और इस दुख की क्षण में सरकार भी सर्वेश जी के परिवार के साथ। विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी रामलला के दर्शन के लिए आने लगे हैं। आज 28 देशों के 88 प्रवासी भारतीय दर्शन के लिए रामनगरी पहुंचे और दर्शन पूजन के बाद सरयू तट पर आरती में शामिल हुए। भारत ट्रेन से 88 प्रवासी भारतीय समेत 400 से ज्यादा रामलला के भक्त रामनगरी पहुंचे। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। निर्माणाधीन केंद्रीय सचिवालय की इमारत में आग लग गई है। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। निर्माणाधीन सचिवालय की इमारत में आग लगी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली से। ये तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।